हेलो बच्चों, वेलकम टू अल्फा इंस्टीट्यूट। मेरा नाम प्रीतेश सर है। मैं आपको फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ। आज हम 13 नंबर का चैप्टर शुरू कर रहे हैं। ओके, न्यूक्लियाई। उसमें आज हम सभी थियरी कवर करने वाले हैं। सबसे पहले तो आपको क्या करना है, इस चैनल को सब्सक्राइब करना है। अगर आपने सब्सक्राइब कर दिया है तो आपको क्या करना है, इस वीडियो को आपको आपके फ्रेंड सर्कल में भेजना है और उनको भी बोलना है कि इस चैनल को वो सब्सक्राइब करें। दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्या है, ये जो भी हैंड रिटन नोट्स है वो आपको लिखने की जरूरत नहीं है। वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रखी है, वहां से आप ले सकते हो। तीसरी कौन सी इंपॉर्टेंट बात है कि अगर आपने आगे के वीडियो नहीं देखे हैं और वो देखना चाहते हैं तो वो भी मैंने प्लेलिस्ट में रखे हो। और सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे, पसंद आए, तो कमेंट और लाइक जरूर 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 करना। ओके, चलो आज हम पहली थियरी शुरू करते हैं। और ये बहुत इजी वाली है क्योंकि केमिस्ट्री में भी ये सभी वर्ड्स आते हैं। एक्सप्लेन आइसोटॉप्स, आइसोबार, आइसोटॉन्स एंड आइसोमर्स विथ एग्जांपल्स। तो आइसोटॉप्स किसे बोलते हैं, चलो पहले एग्जांपल से समझेंगे ना, तो ये जो थियरिकल जो डेफिनेशन है वो इजी हो जाएगी। यहाँ ये तीनों हाइड्रोजन के तीन अलग अलग फॉर्म है। नीचे जो नंबर है ना वो एटॉमिक नंबर है, ऊपर जो नंबर है वो एटॉमिक मास है। अगर एटॉमिक नंबर सेम है लेकिन एटॉमिक मास डिफरेंट है, देखो एटॉमिक नंबर सेम, एटॉमिक नंबर को जेड से हम कैसे इंडिकेट कर सकते हैं। देखो कोई भी एलिमेंट हो, कोई भी एलिमेंट जिसको हम एक्स इंडिकेट करते हैं, नीचे जो नंबर होगा उसको हम जेड बोलेंगे, ऊपर जो होगा उसको हम ए बोलेंगे। ओके, तो जेड यानी एटॉमिक नंबर, ए यानी एटॉमिक मास। अगर एटॉमिक नंबर सेम है बट एटॉमिक मास डिफरेंट है तो वो एक दूसरे के आइसोटॉप्स हो जाएंगे। और वो ही लिखा है, देखो द एटॉम्स विच हैव जेड इज सेम बट ए इज डिफरेंट। जेड यानी ये एटॉमिक नंबर नीचे वाला, और एटॉमिक मास यानी ऊपर वाला। इफ जेड इज सेम बट ए आर डिफरेंट देन दे आर कॉल्ड आइसोटॉप। बोलो समझ आ गया है कि नहीं। जेड नीचे वाला नंबर सेम होना चाहिए, ऊपर वाला डिफरेंट होना चाहिए। इससे उल्टा कर दो। अब देखो इससे उल्टा यानी अब ऊपर वाला सेम होना चाहिए, नीचे वाला डिफरेंट होना चाहिए। तो देखो ऊपर वाला है यानी ए सेम होना चाहिए, जेड डिफरेंट होना चाहिए, तो आइसोबार। तो दोनों एक दूसरा का उल्टा पुल्टा है। अगर जेड इक्वल है, ए डिफरेंट है, तो आइसोटॉप्स। अगर ए सेम है और जेड डिफरेंट है तो आइसोबार। ओके, तो इसमें आइसोटॉप्स में हाइड्रोजन के तीन फॉर्म लिए जिसको हम हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम, हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम। और यहां पर ये हीलियम के दो अलग अलग फॉर्म है। ओके, जैसे इसके नेम है, इसमें ऐसे फेमस नेम नहीं है तो हम ऐसे ही बोलेंगे 1He3 और 2He3। ओके, अच्छा आइसोटॉन्स। अब आइसोटॉन्स में क्या है, ध्यान से देखो, एन सेम होना चाहिए। अब एन यानी क्या हुआ, एन यानी नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। वो कैसे मिलेगा, ए में से जेड को माइनस करो, ऊपर का जो नंबर है उसमें से निचला वाला नंबर माइनस करो तो न्यूट्रॉन एन मिलेगा। तो ए माइनस जेड, अदरवाइज एन। अगर न्यूट्रॉन का नंबर सेम है लेकिन जेड एंड ए यानी ऊपर और निचले वाला नंबर, जेड और ए डिफरेंट। अब देखो यहां पर मैं क्या बोलता हूं कि एन कैसे मिलेगा, एन यानी ये दोनों का डिफरेंस। तो ये 198 में से 18 निकालो तो 118। यहां भी देख लो 197 में से 79 निकालो तो दोनों में देखो न्यूट्रॉन कैसे आज, ये क्या है मर्क्यूरी, ये क्या है ऑरम, ऑरम यानी गोल्ड। ओके, तो दोनों में सब्ट्रैक्शन करेंगे तो सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम आएंगे। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम है लेकिन डिफरेंट क्या होना चाहिए, दोनों में जेड, देख लो जेड डिफरेंट है और दोनों में ए भी डिफरेंट है। जेड भी डिफरेंट होना चाहिए, ए भी डिफरेंट होना चाहिए, लेकिन उसका जो सब्ट्रैक्शन है, ये ऊपर वाला माइनस नीचे वाला, 198 में से 80 निकालो, जो आंसर आएगा वही आंसर, 198 में से 79 निकालो वही आएगा। तो फिर से जेड सेम हो, निचले नीचे वाला जो नंबर सेम हो, ऊपर वाला डिफरेंट हो तो आइसोटॉप्स, ऊपर वाला सेम हो, नीचे वाला डिफरेंट हो तो आइसोबार। अब सब्ट्रैक्शन यानी नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम हो लेकिन दोनों का नीचे का नंबर यानी जेड डिफरेंट होना चाहिए, दोनों में ए डिफरेंट होना चाहिए, तो आइसोटॉन्स। और आइसोमर्स,
आइसोमर्स में तो बहुत, देखो यहाँ जेड एंड ए तीनों सेम होने चाहिए। देखो दो, हम देखो यहां मैंने कौन सा ब्रोमीन लिया है, देखो दोनों में जेड सेम है, दोनों में ए सेम है, और डिफरेंस करेंगे तो एन, तो दोनों में एन भी सेम है। तो आप बोलोगे सर ये तो वही का वही लिखा है, वही का वही नहीं है, वो दोनों फॉर्म अलग अलग है। फॉर्म अलग कैसे हो गए, तो मैंने आगे लिखा है ये फॉर्म, लेकिन कहां पर, ग्राउंड स्टेट में, ये फॉर्म लेकिन कहां पर, एक्साइटेड स्टेट में। तो दोनों की एनर्जी चेंज हो जाती है, दोनों की प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है। जैसे हम बोलते हैं पानी, बर्फ भी क्या है, पानी का अलग फॉर्म है। ओके, तो यहां पर उसमें तो उसमें तो क्या हो जाता है, लिक्विड का सॉलिड हो जाता है, स्टेट चेंज हो जाता है, लेकिन यहां पर क्या होता है, प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है। तो दोनों में लिखना तो 35 BR80 ही लिखना है, दोनों में जेड सेम है, दोनों में ए सेम है, दोनों में एन भी सेम बनेगा, लेकिन अलग अलग स्टेट में है तो उनकी प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है। और वही मैंने लिखा है कि ये सब तीनों सेम होना चाहिए, बट देयर रेडियो एक्टिव प्रॉपर्टीज आर डिफरेंट, देन दे आर कॉल्ड आइसोमर्स। बोलो समझ आ गया? अच्छा चलो उसके बाद वाली थियरी, हाउ द रेडियस ऑफ द न्यूक्लियस इज एस्टिमेटेड। न्यूक्लियस की जो रेडियस है उसको हम एस्टिमेट कैसे कर सकते हैं, एंड राइट इट्स रिलेशन टू रेडियस एंड एटॉमिक मास नंबर। रेडियस यानी आर, एटॉमिक मास यानी ए, आर और ए के बीच का रिलेशन ये हमें लिखना था, आर इज इक्वल टू आर ओ ए रेस टू 1/3। अब ये इस फॉर्मूला से हम रेडियस, न्यूक्लियस की रेडियस को हम एस्टिमेट कर सकते हैं। कैसे, तो देखो बाय परफॉर्मिंग स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, हमें क्या करना है, स्कैटरिंग, अल्फा पार्टिकल का स्कैटरिंग हम गाइगर मार्शल थ्योरम पढ़ चुके हैं, है ना। तो उस एक्सपेरिमेंट में क्या था कि अल्फा पार्टिकल्स गोल्ड फॉइल को पास करते हुए आगे जाते हैं तो डायरेक्शन चेंज हो जाती है, डेविएशन होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, अलग अलग एंगल पर जो डेविएशन होता है उसको हम स्कैटरिंग बोलते हैं। तो जब हम स्कैटरिंग वाला एक्सपेरिमेंट हम परफॉर्म करें तो उसमें क्या होता है, इन विच फास्ट इलेक्ट्रॉन्स इंस्टेड ऑफ अल्फा पार्टिकल्स, उस एक्सपेरिमेंट में हमें अल्फा पार्टिकल्स की जगह फास्ट इलेक्ट्रॉन्स लेने हैं। गाइगर मास्टर में हम गोल्ड फॉइल पर क्या इंसिडेंट करते थे, अल्फा पार्टिकल्स, लेकिन यहां स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट ही करना है, लेकिन अल्फा पार्टिकल की जगह कौन क्या लेना है, फास्ट इलेक्ट्रॉन्स। तो उससे क्या होगा, आर प्रोजेक्टाइल दैट बॉम्बार्ड टारगेट्स मेड अप ऑफ वेरियस एलिमेंट्स। जब देखो हम क्या करेंगे कि स्कैटरिंग वाला एक्सपेरिमेंट करना है, उसमें अल्फा पार्टिकल की जगह फास्ट इलेक्ट्रॉन लेना है और अलग अलग जो टारगेट है उसके ऊपर उसको बॉम्बार्ड करना है, इंसिडेंट करवाना है, ओके, उसका कोलाइड करवाना है। द साइजेस ऑफ न्यूक्लियाई ऑफ वेरियस एलिमेंट्स हैव बीन एक्यूरेटली मेजर्ड। उस टाइम पर अलग अलग एलिमेंट के जो न्यूक्लियस है उसकी साइज हम एक्यूरेटली मेजर कर सकते हैं, लेकिन कब, जब हम स्कैटरिंग वाला एक्सपेरिमेंट करेंगे, उसमें हम अल्फा पार्टिकल की जगह फास्ट इलेक्ट्रॉन यूज करेंगे और उसको हम टारगेट पर बॉम्बार्डिंग करेंगे, तब उस समय हम अलग अलग एलिमेंट के जो डिफरेंट साइज के न्यूक्लियाइस है उसके भी हम मेजरमेंट एक्यूरेटली कर सकते हैं। It has been found that a nucleus of mass number A has a radius R is equal to R0 A raised to 1/3। ऐसा बोल रहे हैं कि मान लो कि कोई एक ऐसा न्यूक्लियस है कि जिसका मास नंबर A है, तो उस न्यूक्लियस की रेडियस कैसी होगी, तो R इज इक्वल, अकॉर्डिंग टू R इज इक्वल टू R0 A raised to 1/3, वेयर R0, R वो भी बोल सकते हो, ओके। तो R0 इज इक्वल टू ये फिक्स वैल्यू है, ये कांस्टेंट है, आपको याद रखनी है, 1.2 इंटू 10⁻⁻15 मीटर। 10⁻⁻15 नहीं लिखना है तो फर्मी लिख सकते हो, फर्मी मीटर FM, ओके। तो देखो कितना सिंपल है, ओके। और फिर भी सर ने IMP लिखा है, इतना सिंपल है फिर भी IMP है, बहुत बार आ चुका है।
चलो उसके बाद वाली थियरी, एक्सप्लेन न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी बाय यूजिंग एग्जांपल ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का सिंबल क्या है 8O16, ओके, उसका एग्जांपल लेके हमें न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी एक्सप्लेन करनी है। सर ने मोस्ट टाइम भी लिखा है, ओके। तो यहां पर वी नो दैट मास ऑफ न्यूक्लियस, न्यूक्लियस का जो मास होता है उसको हम कैपिटल एम से इंडिकेट करते हैं, इज ऑलवेज लेस, वो हमेशा कम रहता है किससे, देन द मास ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स, न्यूक्लियस के जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं, न्यूक्लियस में कौन कौन होता है, तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। तो प्रोटॉन के मास लिखो, जेड यानी प्रोटॉन का नंबर, और मास एमपी यानी प्रोटॉन का मास, एन यानी न्यूट्रॉन का नंबर, एम एन इज इक्वल टू क्या होगा, न्यूट्रॉन का मास। तो ये सब मिला के क्या हुआ कि इसमें दो टाइप के कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं, उसका टोटल मास हो गया। तो उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स का जो मास होता है उससे एम ऑलवेज लेस होता है, एम यानी मास ऑफ न्यूक्लियस, न्यूक्लियस का मास उसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं उनके मास से ऑलवेज कम होता है। अब ऐसा क्यों होता है, पहले तो आपको ये याद रखना है, न्यूक्लियस का मास यानी कैपिटल एम, उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स का मास यानी जेड एम पी प्लस एन एम एन, ओके। इजीली याद रखने के लिए आप ऐसा भी सोच सकते हैं, देखो जंप नमन, जंप नमन, तो इजीली याद भी रह जाएगा, ओके। अच्छा, अब ये दोनों में डिफरेंस है, ये तो हमने सोच लिया कि दोनों ये इससे तो ये एम कम होता है, तो हम क्या करेंगे, बड़े में से छोटा माइनस करो, ये ज्यादा है ये कम है, तो ये दोनों का सब्ट्रैक्शन करो। देखो यहां पर ये अब ये दोनों में सब्ट्रैक्शन करेंगे तो कोई तो आंसर आएगा डिफरेंस, जैसे हम 5 में से 3 माइनस करेंगे तो 2 आंसर आएगा। तो ये दोनों का जो डिफरेंस आएगा उसको हम डेल्टा एम बोलेंगे, और डेल्टा एम को हम क्या बोलते हैं, मास डिफेक्ट। डेल्टा एम को क्या बोलते हैं, मास डिफेक्ट। इसलिए मैंने पहले ही वर्ड में लिख दिया है, द डिफरेंस बिटवीन जेड एम पी प्लस एन एम एन एंड एम इज कॉल्ड द मास डिफेक्ट डेल्टा एम। यानी ये दोनों का हमें क्या करना है, सब्ट्रैक्शन, जो भी आंसर आएगा उसको हम क्या बोलेंगे, डेल्टा एम बोलेंगे। अब देखो यहां पर मैंने एन की वैल्यू, हम एन कैसे फाइंड करेंगे, तो ए में से जेड को माइनस करना है, ए यानी ऊपर वाला नंबर, ओके, ऐसा, और जेड यानी निचला वाला नंबर। तो ऊपर में से, जैसे यहां पर 16 में से एक जाएगा तो एक वो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन मिले, तो एन की जगह मैंने ए माइनस जेड लिखा, और बाकी का सभी वैसा का वैसा एज इट इज। अब वैल्यू रखनी है किस, अब हमें इस एग्जांपल से एक्सप्लेन करना है। तो फॉर ऑक्सीजन, ओके, तो देखो एटॉमिक नंबर क्या है 8, मास ऑफ प्रोटॉन आपको याद रखना है, ओके, ए माइनस जेड यानी 16 माइनस 8, मास ऑफ न्यूट्रॉन ये भी आपको याद रखना है, माइनस, अब देखो ये ऑक्सीजन के लिए मास ऑफ न्यूक्लियस ये है, हर एक सम में मास ऑफ न्यूक्लियस आपको दे देंगे, कोई भी सम आएगा तो ये आप कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन मास ऑफ न्यूक्लियस आपको दे देंगे, ये थियरी है तो ये आपको याद रखना है, सम्स में आएगा तो आपको वो मास ऑफ न्यूक्लियस दे देंगे, ओके। तो 15.99053 वो आपको याद रखना है। तो देखो इसमें कितना कितना याद रख, मास ऑफ प्रोटॉन याद रखना है, मास ऑफ न्यूट्रॉन याद रखना है, और एम की वैल्यू भी याद रखनी है, कैपिटल एम की। अब इसका कैलकुलेशन करोगे आप तो ये आएगा, और ये वैसा का वैसा, ये दोनों का डिफरेंस करोगे तो ये आएगा, और पीछे यूनिट आएगा यू, जैसे हम मास का यूनिट किलोग्राम बोलते हैं कि नहीं, लेकिन वो मैटर होता है ना, यहां पर मैटर नहीं है, तो यहां पर तो कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ न्यूक्लियाई है, तो उसके लिए यूनिट यू लगेगा। अब हमें क्या करना है, अब देखो ये डेल्टा एम मिल गया, अब हमें तो बाइंडिंग एनर्जी, हमें क्या एक्सप्लेन करना है, बाइंडिंग एनर्जी। तो बाइंडिंग एनर्जी को ई बी से इंडिकेट करते हैं, बी छोटा वाला, ओके, और इसकी फॉर्मूला डेल्टा एम सी स्क्वायर, आइंस्टाइन फॉर्मूला, ई इज इक्वल टू डेल्टा एम सी स्क्वायर, पता है ना। अब डेल्टा एम यानी ये फॉर्मूला ले, अब देखो सर क्या बोल रहे हैं, ये तो नंबर तो लिखा सर ने, यू निकालना है, यू निकालना है तो यू की जगह ये वैल्यू याद रखनी है 931.5, हर एक सम में भी आएगा, ये याद रखनी है। जब यू निकालेंगे
तो उसकी जगह ये तो वैसा का वैसा 0.13691, यू की जगह 931.5, तो इसका यूनिट यू की जगह मिलियन इलेक्ट्रोवोल्ट पर सी स्क्वायर। यहां पर सी क्या है, कूलम स्क्वायर नहीं है, यहां पर सी यानी जो लाइट स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम है। तो ये जो वैल्यू लिखी है इसकी लिखी डेल्टा एम की वैल्यू हुई, ओके। और लास्ट में सी स्क्वायर, तो वैसा का वैसा ये सी स्क्वायर और ये सी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ये कूलम स्क्वायर नहीं है और ये भी कूलम स्क्वायर नहीं है, ओके। अच्छा, तो ये कैंसिल हो गया, ये दोनों का मल्टीप्लाई करो 127.5 और रहा क्या, बचा क्या, मिलियन इलेक्ट्रो वोल्ट। अब ये देखो बाइंडिंग एनर्जी आ गई। अगर आपको ऐसा पूछे कि एक्सप्लेन न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, बाइंडिंग एनर्जी तो हो गई पर न्यूक्लियन, तो देखो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, तो उसको हम ईबी यानी बाइंडिंग एनर्जी, ईबीएन यानी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। तो उसको इसमें क्या करना है, जो बाइंडिंग एनर्जी आती है उसको ए से डिवाइड करना है, ए यानी नंबर ऑफ न्यूक्लियन होते हैं, ओके। तो बाइंडिंग एनर्जी जो आई वो लिखी, ए यहां पर ए यानी ऊपर वाला नंबर 16, दोनों का डिवीजन करो तो ये आ गया इतना मिलियन इलेक्ट्रोवोल्ट। तो ऊपर हमने बाइंडिंग एनर्जी फाइंड की, नीचे हमने बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन फाइंड किया। अच्छा, ये बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन किस काम में आता है, उससे क्या स्टडी होती है, तो ईबीएन यानी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इज द मेजर ऑफ द स्टेबिलिटी ऑफ द न्यूक्लियस, वो न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी को दर्शाता है, ओके। तो देखो मेरे तरफ से वेरी वेरी मोस्ट हैप्पी, मैं ऐसा भी बोलूंगा इस चैप्टर का ये बिग बॉस है, लास्ट वाली थियरी भी बिग बॉस है, ओके। ये इस चैप्टर में दो बिग बॉस है, एक ये वाली और एक लास्ट वाली आएगी प्रोटॉन प्रोटॉन साइकिल, ओके। ऐसे भी बोल सकते हैं कि स्टार में रेड जायंट कंडीशन आती है ना, हम 9-10 स्टैंडर्ड में पढ़ चुके हैं, तो वो भी, तो दो बिग बॉस है, ये वाली थियरी और एक लास्ट वाली, वो आज ही आएगी, ओके। चलो उसके बाद यहां पर देखो इसको भी मैंने मोस्ट एमपी बोल दिया है, ओके। ड्रॉ द ग्राफ ऑफ बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन वर्सेस एटॉमिक मास एंड एक्सप्लेन इट्स नोटेबल पॉइंट्स। देखो देखने में ऐसा लगता है लेकिन कुछ नहीं है, ग्राफ ड्रॉ करना है, बाद में तो कितना सर ने कितना सेपरेटली लिखा है, देखो बहुत इजी है। पहले ये समझो, ये इसमें क्या है, नीचे मास नंबर लिखे हैं और यहाँ बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन लिखा है और उसका यूनिट मिलियन इलेक्ट्रोवोल्ट में है। यहाँ पर इवन नंबर लिखना है 0, 2, 4, 6, 8, 10, यहाँ पर 50-50 का डिफरेंस रखना है। और क्या करना है कि ऐसे ऊपर जाओ, ऐसे जिग जैग करना है, देखो कहां तक करना है, कितनी बार, देखो 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम, ओके। 3 टाइम ऐसा जिगजैग बताना है, थोड़ा रैंडमली करना है, लेकिन ये जितना भी जिगजैग बताओ ना वो 50 से पहले, ओके। मैं तो बोलता हूं ये 25 है, ये 0, 25, 50, 75, तो 25 से पहले ये जिगजैग बता दो 3 टाइम। और कौन कहाँ है, लिथियम, यहाँ हीलियम, लिथियम, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, तो जो है उसके बाद वाला नीचे आएगा, उसके बाद जो है उसके बाद वाला नीचे आएगा, उसके बाद जो है उसके बाद वाला नीचे आएगा, ओके। और सबसे ऊंचा वाला कौन है, एफई, एफई यानी आयन, फेरस भी बोलते हैं, उसका नंबर एटॉमिक मास क्या है 56, उसकी बाइंडिंग एनर्जी सबसे ज्यादा है, एफई की बाइंडिंग एनर्जी सबसे ज्यादा है। उसके बाद यहाँ पर क्या है 100 पर क्या है, एमओ मॉलिब्डेनम, क्या है मॉलिब्डेनम, ऐसे ये आई है, ओके, डब्ल्यू है, डब्ल्यू को क्या बोलते हैं टंगस्टन, ओके। एन और यू यानी यूरेनियम, ये सब ऐसे ऐसा ही ग्राफ आपको पूरा याद रखना है और ड्रॉ करना है। अब इसके ऊपर से नोटेबल पॉइंट्स यानी 30 और 70 के बीच का ए हो, देखो 30 यानी यहां से ये 25 है तो 30 से 70 यहां तक, तो यहां तक देखो ऑलमोस्ट कांस्टेंट है, बहुत जिगजैग नहीं है, इतना क्या है ऑलमोस्ट, थोड़ा ऊंचा नीचा है लेकिन वो कांस्टेंट ही माना जाएगा। तो अगर एटॉमिक मास 30 से ज्यादा और 70 से कम है तो उसमें बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन क्या रहेगी,
ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहेगी। चलो उसके बाद सबसे ज्यादा किसके लिए मैंने बोला था, आयन के लिए, तो लिखो फॉर आयन दैट मीन्स A इज इक्वल टू 56, उसके लिए EBN विल बी द मैक्सिमम, और कितनी होगी, चलो मैक्सिमम, लेकिन कितनी 8.75। तो देखो 8 पॉइंट, यहाँ 8 से ऊपर आना चाहिए Fe 8.75, तो इतना लॉजिक ध्यान में रखना। ओके 8.75 वो रैंडमली ही शो करना है, लेकिन 8 से अबव होना चाहिए Fe। ओके अब यूरेनियम, ये इसके लिए 238, उसकी बाइंडिंग एनर्जी क्या है 7.6, तो 8 से नीचे आना चाहिए, ये 8 की लाइन है। Fe का उसके ऊपर आना चाहिए, U का उसके नीचे आना चाहिए, और कितना है वो 7.6 मिलियन इलेक्ट्रोवोल्ट। और इससे उल्टा यहां क्या है, ये दोनों के बीच का है। अब ये दोनों के बाहर का, यानी 30 से कम 70 से ज्यादा, अगर ए की वैल्यू 30 से कम है और 70 से ज्यादा 170 से ज्यादा है, यहां भी 170 आएगा। हाँ यहां भी, यहां मेरी मिस्टेक है, रेक्टिफाइड कर लेना भाई, यहां पर हम 170 लिख देंगे, नॉट 70 ओनली। ओके यहां पर देखो 30 और 170, यहां से 30 और 170 यानी यहां तक, तो देखो ये जो ग्राफ है वो थोड़ा ऊंचा नीचा है, लेकिन उसको कांस्टेंट ही माना जाएगा, तो उसमें कांस्टेंट रहता है। लेकिन इसके बाहर ज्यादा डाउन हो गया, इसके पहले बहुत डाउन हो गया, तो 30 से लेस और 170 से ज्यादा, तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कैसी रहेगी, लोअर, यानी नीचे, उसकी वैल्यू कम रहेगी। और ये दोनों के बीच के लिए कांस्टेंट। ओके देखो तो 4 पॉइंट थे, आयन की सबसे ज्यादा होगी और उसकी 8.75, ये यूरेनियम के लिए 7.6 मिलियन इलेक्ट्रोवोल्ट होगी। बस इतना ही है, और फिर भी सर ने मोस्ट टाइम भी बोल दिया। ओके बहुत बार आता है, ध्यान से कर लेना। एक्सप्लेन न्यूक्लियर फोर्स, हम बहुत सारे फोर्स पढ़ चुके हैं हम ग्रेविटेशनल फोर्स, न्यूटन फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स, ओके कूलम फोर्स, तो ऐसे ही हम आज क्या पढ़ने वाले हैं, न्यूक्लियर फोर्स। न्यूक्लियर फोर्स कहाँ होता है, न्यूक्लियस में क्रिएट होता है। न्यूक्लियस में कौन होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। तो प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में, प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बीच में, या तो न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच में भी फोर्स लगता है, और वो जो फोर्स लगता है ना उसको न्यूक्लियर फोर्स कहते हैं। ये न्यूक्लियर फोर्स किसके लिए है, वो जो न्यूक्लियर फोर्स है ना, वो ही उसको न्यूक्लियस में जकड़ के रखते हैं, उसको बाइंड करके रखते हैं। ओके बाउंड करके रखते हैं। तो यही देखो वही रीजन सबसे पहले लिखा है, टू बाइंड बोथ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इनटू अ टाइनी न्यूक्लियर वॉल्यूम अ स्ट्रॉन्ग फोर्स इज रिक्वायर्ड। उसको न्यूक्लियस में बांध के रखने के लिए स्ट्रॉन्ग फोर्स रिक्वायर्ड है, और उसी को विच इज कॉल्ड न्यूक्लियर फोर्स। ओके न्यूक्लियर फोर्स इज मच स्ट्रॉन्गर देन कूलम फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स, इससे तो कई ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है वो। द न्यूक्लियर फोर्स बिटवीन टू न्यूक्लियंस, न्यूक्लियंस किसको बोलते हैं, जैसे हम इंडिया में रहते हैं तो हम इंडियंस बोलते हैं, तो न्यूक्लियस में जो होता है उसको न्यूक्लियंस बोलते हैं। कौन कौन होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, तो दोनों को हम न्यूक्लियंस बोलेंगे। तो दो न्यूक्लियन से बीच, दो न्यूक्लियन यानी वो दोनों प्रोटॉन भी हो सकते हैं, वो दोनों न्यूट्रॉन भी हो सकते हैं, और एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन भी हो सकते हैं। तो द न्यूक्लियर फोर्स बिटवीन टू न्यूक्लियंस फॉल्स रैपिडली टू जीरो एज देयर डिस्टेंस इज मोर देन अ फ्यू फेम्टोमीटर्स। हम अगर दो न्यूक्लियंस के बीच फेम्टोमीटर से ज्यादा डिस्टेंस हो गया, तो उनके बीच का जो न्यूक्लियर फोर्स है वो रैपिडली, बहुत झड़प से जीरो हो जाएगा। दोनों में बहुत डिस्टेंस नहीं होना चाहिए दो न्यूक्लियस के बीच में। अगर थोड़े फेम्टोमीटर से ज्यादा डिस्टेंस हो गया, तो ये जो न्यूक्लियर फोर्स है स्ट्रॉन्ग वाला, वो सडनली रिड्यूस होके क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ये जो डिस्टेंस है दो न्यूक्लियस के बीच का डिस्टेंस जीरो, जिसको हम RO बोलते हैं। ओके तो डिस्टेंस RO की वैल्यू अगर 0.8 फर्मी मीटर से ज्यादा है, तो वहां पर न्यूक्लियर फोर्स अट्रैक्टिव टाइप का होगा। अगर RO डिस्टेंस की वैल्यू 0.8 फर्मी मीटर से कम है,
तो वहां पर न्यूक्लियर फोर्स रिपल्सिव टाइप का होगा। यानी यहां पर न्यूक्लियर फोर्स दो टाइप के हो सकते हैं, अट्रैक्टिव और रिपल्सिव। अगर 0.8 फर्मी मीटर से ज्यादा है डिस्टेंस तो अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा, कम है तो रिपल्सिव फोर्स लगेगा। ओके, द न्यूक्लियर फोर्स बिटवीन न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन, प्रोटॉन न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन प्रोटॉन इज अप्रोक्सीमेटली द सेम। ऑलमोस्ट न्यूक्लियर जो फोर्स है वो सेम होगा। वो न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच में है, प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में है कि प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बीच में है। दैट मीन्स इट डज नॉट डिपेंड ऑन द इलेक्ट्रिक चार्ज। देखो न्यूट्रॉन का तो कोई चार्ज ही नहीं होता है, प्रोटॉन का चार्ज होता है, तो भी कोई डिफरेंस नहीं पड़ता है, तो वो इलेक्ट्रिक चार्ज पर डिपेंड नहीं करता है। उसका मतलब देयर इज नो सिंपल मैथमेटिक फॉर्म ऑफ द न्यूक्लियर फोर्स। न्यूक्लियर फोर्स का कोई मैथमेटिकल सिंपल फॉर्म नहीं होता है, यानी उसकी कोई फॉर्मूला नहीं होती है। देखो कूलम्स लॉ में कूलम्स फोर्स की फॉर्मूला है F इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ग्रेविटेशनल फोर्स की फॉर्मूला है G M1 M2 अपॉन R स्क्वायर, है ना। लेकिन न्यूक्लियर फोर्स को आपको कहीं पर भी कोई फॉर्मूला दिखेगी नहीं, क्योंकि उसका सिंपल मैथमेटिकल फॉर्म नहीं है, फॉर्मूला नहीं है उसकी। ओके, तो ये सब हुआ न्यूक्लियर फोर्स के बारे में। उसके बाद एक्सप्लेन रेडियो एक्टिविटी। रेडियो एक्टिविटी क्या है? जो हैवी पार्टिकल्स, हैवी एलिमेंट होते हैं, ओके, हैवी एलिमेंट मींस जिसके एटॉमिक नंबर अबव 90 है, जिसके एटॉमिक नंबर जनरली अबव 90 है, वो सब हैवी पार्टिकल्स है। और हैवी पार्टिकल्स में जो न्यूक्लियस होते हैं ना, वो अनस्टेबल होते हैं। तो अनस्टेबल में से उसको क्या करना है, स्टेबल बनाना है। तो वो जब अनस्टेबल में से स्टेबल बनना चाहते हैं तो वो एक्साइटेड मोड में आते हैं। और एक्साइटेड स्टेट में क्या होता है, उनमें से या तो अल्फा, बीटा या गामा रेडिएशन एग्जिट होते हैं। ओके, तो अल्फा पार्टिकल यानी हीलियम पार्टिकल, बीटा पार्टिकल यानी ई माइनस इलेक्ट्रॉन, और गैमा पार्टिकल एक रेडिएशन होता है, गैमा रेडिएशन। तो वो न्यूक्लियस में से सेपरेट होते हैं और वो अनस्टेबल में से स्टेबल हो जाते हैं। इस प्रोसेस को, ये अनस्टेबल में से स्टेबल होने की जो प्रोसेस है, उसको हम रेडियो एक्टिविटी बोलते हैं। तो यहां पर वही लिखा है, किसने फाइंड आउट किया? A.H. बैक्वेरल डिस्कवर्ड रेडियो एक्टिविटी। इसके कैसे फाइंड आउट किया? तो उसका जो एक्सपेरिमेंट है, उसने क्या किया, आफ्टर फॉलिंग विजिबल लाइट ऑन द सम पीसेस ऑफ द यूरेनियम पोटेशियम सल्फेट, उसने क्या किया, यूरेनियम पोटेशियम सल्फेट के थोड़े पीसेस लिए, उसके ऊपर विजिबल लाइट को फॉल किया, यानी इंसिडेंट बॉम्बार्डिंग किया। ओके, उसके बाद क्या किया, ही रैप्ड देम, और ये जो पीसेस है उसको रैप कर दिया। ओके, इन ब्लैक पेपर से उसको रैप कर दिया ये पीसेस को, एंड सेपरेटेड द पैकेज फ्रॉम फोटोग्राफिक प्लेट, और फोटोग्राफिक प्लेट से उसको सेपरेट कर दिया। ओके, ये बाय अ पीस ऑफ सिल्वर, उसके पास क्या रखना है, सिल्वर का एक पीस रख के फोटोग्राफिक प्लेट से अलग कर देना है। फिर से हमें यूरेनियम पोटेशियम सल्फेट का पीसीस लेना है, उसके ऊपर विजिबल लाइट को बॉम्बार्डिंग कराना है। ओके, उसके ऊपर इंसिडेंट करवाना है, उसके बाद ब्लैक पेपर से उसको रैप कर देना है, और फोटोग्राफिक प्लेट से उसको दूर ले जाना है, और उसके पास क्या रखना है, पीस ऑफ सिल्वर रखना है। तो थोड़े आफ्टर सम आवर्स क्या होगा, व्हेन आफ्टर सेवरल आवर्स ऑफ एक्सपोज, उसके बाद उसको ओपन कर दो, तो क्या होगा, द फोटोग्राफिक प्लेट वॉज डेवलप, एक फोटोग्राफिक प्लेट डेवलप होगी। अब फोटोग्राफिक प्लेट किसको बोलते हैं, जब हम देखो जेरोक्स तो हमें पता है, वो तो पेपर ऊपर होता है, लेकिन हम जब एक्सरे करवाने जाते हैं तो एक्सरे में क्या होता है कि एक जो प्लेट होती है, पता है आपको, हम जैसे स्लेट में लिखते हैं ना छोटे थे तब, बस ऐसी ही फोटोग्राफिक प्लेट होती है, और उसके ऊपर बड़ा सा बैकग्राउंड तो ब्लैक ही होता है, लेकिन जो पोर्शन उनको दिखाना है ना वो व्हाइट हो जाता है, लाइट उसके ऊपर लाइट पड़ती है, तो वो जो ब्लैकिश है ना, उतना पोर्शन ब्लैकिश नहीं रहता है, बाकी सब ब्लैकिश रहता है। ओके, तो यहाँ पर वही लिखा है, वो एक फोटोग्राफिक प्लेट हो जाएगी। ओके, उसके ऊपर फोटो आ जाता है, पहले बैकग्राउंड पूरा ब्लैक था, पहले आप प्लेट देखोगे ना तो पूरी ब्लैक थी, लेकिन जब वो
होगा एक्सरे तो उसके ऊपर लाइट उसके ऊपर छप जाती है और वो फोटोग्राफिक प्लेट यानी फोटो बन जाता है। रेडियो एक्टिविटी वॉज अ न्यूक्लियर फेनोमेनन। ये न्यूक्लियर एक टाइप की न्यूक्लियर फेनोमेनन है इन विच एन अनस्टेबल न्यूक्लियस अंडरगोस अ डीके विच इज नोन एज रेडियो एक्टिव डीके। यहां पर जो रेडियो एक्टिविटी है ये न्यूक्लियर फेनोमेनन है और उसमें क्या होता है, जो अनस्टेबल न्यूक्लियस होता है वो अंडरगोस अ डीके, उसमें डीके होता है। डीके यानी उसके अंदर जो ज्यादा एनर्जी होती है जिसके कारण वो अनस्टेबल रहता है उसको उसका डीके, डीके यानी वो रिड्यूस होना, कम होता जाता है और उसको हम क्या बोलते हैं, रेडियो एक्टिव डीके। 3 टाइप्स ऑफ रेडियो एक्टिव डीके अकर इन नेचर। नेचर में टोटल कितने टाइप के होते हैं रेडियो एक्टिव डीके? 3 टाइप के। पहला अल्फा डीके, दूसरा बीटा डीके और तीसरा गामा डीके। अल्फा डीके में क्या होता है, हीलियम सेपरेट होता है, हीलियम इज एमिटेड। बीटा डीके में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स एमिट होते हैं और गामा डीके में क्या होता है, फोटॉन्स आर एमिटेड। फोटॉन्स क्या है, पार्टिकल ऑफ लाइट। फोटॉन्स यानी पार्टिकल ऑफ लाइट। तो देखो इजी है। उसके बाद एक्सप्लेन फिशन। अब देखो ये फिशन और फ्यूजन हम पढ़ चुके हैं, ओके। तो फिशन यानी सेपरेट होना, टूट जाना, बिखर जाना, ओके। और फ्यूजन यानी कंबाइन होना, एक साथ, ओके। तो वही फिशन। तो फिशन देखो मोस्ट इंपोर्टेंट न्यूट्रॉन इंड्यूस न्यूक्लियर रिएक्शन इज अ फिशन। ये जो न्यूट्रॉन के कारण जो न्यूक्लियर रिएक्शन होते हैं, न्यूट्रॉन के कारण जो न्यूक्लियर रिएक्शन होते हैं वो एक टाइप की फिशन प्रोसेस है। उसमें क्या होता है, देखो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ फिशन फॉर यूरेनियम। यूरेनियम के लिए 3 टाइप के अलग अलग फिशन प्रोसेस है। पहली प्रोसेस क्या है, देखो तीनों में देखो लेफ्ट साइड सेम है, देखो ये अच्छा है। तीनों में न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन हम 0n1 बोलेंगे, यूरेनियम 92U235 बोलेंगे। तीनों में देखो ये लेफ्ट साइड सेम है, ये आपको याद रह जाएगा। अब तीनों में प्रोडक्ट डिफरेंट होते हैं, देखो इसमें तो प्रोडक्ट भी सेम है, आगे का डिफरेंट होता है लेकिन ये भी सेम है, ओके। 235 से क्या हो गया 236 और इसमें जेनोन, एक्सी को क्या बोलते हैं, जेनोन, ओके। तो ये 54 एक्सी 140। अब देखो यहां पर पहली पहली दूसरी जो प्रोसेस है उसमें 236 यूरेनियम बनता है, उसमें उसका फिशन होगा, सेपरेट होके उस यूरेनियम में से बेरियम और क्रिप्टॉन बनते हैं और 3 न्यूट्रॉन सेपरेट होते हैं। और ये सभी का एटॉमिक नंबर और मास नंबर आपको याद रखना पड़ेगा। वैसे ही इसमें यूरेनियम में से एंटीमनी, एसबी को क्या बोलते हैं, एंटीमनी, एनबी को क्या बोलते हैं, नियोबियम, और 4 न्यूट्रॉन सेपरेट होते हैं, उसके भी एटॉमिक नंबर और मास नंबर आपको याद रखने हैं, ओके। और यहां पर जेनोन, स्ट्रॉन्शियम और 2 टाइम न्यूट्रॉन, और इसके भी एटॉमिक नंबर और मास नंबर आपको याद रखने। तीनों जो रिएक्शन है वो एमसीक्यू में भी आ सकते हैं, ओके। हियर प्रोडक्ट्स, जो राइट साइड वाले हैं ना वो सब प्रोडक्ट बोलते हैं। हियर प्रोडक्ट्स आर रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई, ये सब रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई है, ओके। हियर एनर्जी रिलीज्ड इन फिशन, जब ये प्रोसेस होती है ना तो एनर्जी रिलीज होती है, और किस ऑर्डर की होती है वो भी मैंने लिखी है। हियर एनर्जी रिलीज्ड इन फिशन रिएक्शन इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ 200 मिलियन इलेक्ट्रोवोल्ट पर फिशनिंग न्यूक्लियस। जिस न्यूक्लियस का फिशन होता है पर फिशन 200 मिलियन इलेक्ट्रोवोल्ट सेपरेट होती है एनर्जी, ओके। फिशन इज यूज्ड इन एन एटम बॉम्ब। एटम बॉम्ब में सबसे इसका बड़ा यूज तो नहीं बोल सकते, एटम बॉम्ब यूज के लिए है, यूज करते हैं लेकिन वो ये हमारे लिए जो जिसको यूज करना है उसके लिए यूज है क्या, उसके लिए फायदा है, लेकिन दूसरों के लिए बात खत्म, बराबर, ओके। चलो उसके बाद अब देखो ये भी मोस्ट एमपी थियरी है, इसको मैंने बोला था बिग बॉस। आगे की जो थियरी थी बाइंडिंग एनर्जी फॉर न्यूक्लियन, वो वाली थियरी और ये वाली,
ये सबसे ज्यादा मोस्ट एमपी है इसको, वो भी बिग बॉस है, ये भी है, ये दोनों आपको सबसे ज्यादा तैयार करनी है। यहाँ देखो कैसे कैसे ये थियरी वो कर सक पेपर में आ सकती है। तो एक्सप्लेन थर्मोन्यूक्लियर फ्यूजन इन द सन एंड स्टार्स, ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है कि एक्सप्लेन थर्मोन्यूक्लियर फ्यूजन इन द सन एंड स्टार। अदरवाइज डायरेक्टली ऐसे भी वो लोग क्वेश्चन कर सकते हैं कि एक्सप्लेन प्रोटॉन प्रोटॉन साइकिल। दोनों में से कोई भी क्वेश्चन आए आपका आंसर यही है। ओके, अच्छा इसमें क्या करना है कि यहाँ पर 4 इक्वेशन है। पहले तो आपको ये 4 इक्वेशन याद रखने हैं। कैसे? ये दो 1H1 1H1 यानी सिंपल हाइड्रोजन, उसमें से क्या बनेगा? ड्यूटेरियम 1H2, पॉजिट्रॉन अलग होगा, इसको न्यूट्रिनो बोलते हैं। ओके, प्लस 0.42 मिलियन इलेक्ट्रोवोल्ट एनर्जी रिलीज होगी, इसके इक्वेशन 1, ये आपको याद रखना है। दूसरा इक्वेशन में ये पॉजिट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के ऊपर प्लस हो तो पॉजिट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के ऊपर माइनस हो तो इलेक्ट्रॉन। तो पॉजिट्रॉन प्लस इलेक्ट्रॉन, उसमें से प्रोडक्ट क्या मिलेगा? 2 टाइम गामा। ओके, इसके एंटी न्यूट्रिनो बोलते हैं। और 1.02 मिलियन इलेक्ट्रोवोल्ट एनर्जी रिलीज होती है। थर्ड इक्वेशन में ये जो ड्यूटेरियम हुआ वो फिर से एक हाइड्रोजन, सिंपल हाइड्रोजन या प्रोटॉन भी बोल सकते हो, तो उसके साथ मिलके वो 2He3 बनेगा, एक एंटी न्यूट्रिनो प्लस 5.49 मिलियन इलेक्ट्रोवोल्ट एनर्जी रिलीज होगी। उसके बाद अब देखो ये 3 जो इक्वेशन है वो ये चौथी रिएक्शन होने से पहले ये तीनों 2-2 बार होनी चाहिए। कितनी बार? 2-2 बार, ये लिखा है मैंने। फॉर द फोर्थ रिएक्शन टू अकर, चौथी रिएक्शन होने के लिए फर्स्ट 3 रिएक्शंस मस्ट अकर ट्वाइस, ये 2-2 बार होनी चाहिए, उसके बाद ये होगी। तो उसके बाद ये बनेगी 2He3 प्लस 2He3, 2 टाइम हीलियम। ओके, हीलियम का जनरल फॉर्म तो 2He4 होता है, लेकिन यहाँ पर ये उसका दूसरा फॉर्म है 2He3, वो दोनों मिलकर 2He4 बनेगा। 1H1 जो यहाँ यूज हुआ था वो यहाँ सेपरेट होता है, प्लस 12.86 मिलियन इलेक्ट्रोवोल्ट एनर्जी रिलीज होती है। और वही लिखा है, फर्स्ट इक्वेशन 2 बार, सेकंड इक्वेशन 2 बार, थर्ड इक्वेशन 2 बार, उसके बाद एक बार ये चौथी रिएक्शन होगी। और वो सब मिला के हमें क्या मिलेगा? ये 4 टाइम 1H1। अब कैसे? अब देखो यहाँ पर ये कितनी बार होगा? 2 बार। ओके, तो 2 बार होगा तो ये कितनी बार? ये 2, और फिर से रिएक्शन होगी उसमें 2 बार, 4 बार, 4 बार, और ये 2 बार होगी तो ये 2 बार, 4 बार प्लस 2 बार, 6 बार। ओके, तो 6 बार हुई, 6 बार में से ये 2 कैंसिल हो गई, इसका डबल मत करना है। जो चौथी रिएक्शन है वो तो एक ही बार होती है, ये 2 बार, ये 2 बार, ये 2 बार, टोटल 6 टाइम हुआ। 6 में से ये 2 बार कैंसिल हो गया, तो 6 में से 2 बार गया, 4 टाइम। तो देखो 4 टाइम 1H1। अब दोनों तरफ ये देखो पॉजिट्रॉन पॉजिट्रॉन कैंसिल हो गया, जैसे हम इक्वेशन इक्वल टू के दोनों साइड से कैंसिल करते हैं ना, बस वैसा ही। अब इलेक्ट्रॉन कितनी बार, ये प्रोसेस कितनी बार होती है? 2 बार। देखो 2 बार हुई तो यहाँ 2 टाइम पॉजिट्रॉन, ये भी 2 टाइम होती है, 2 टाइम पॉजिट्रॉन कैंसिल हो गया। इलेक्ट्रॉन 2 टाइम, और कहीं पर कैंसिल नहीं होता है, लेकिन ये 2 टाइम, तो यहाँ 2 टाइम देख लो, 2 टाइम इलेक्ट्रॉन यूज। ओके, अब देखो आप सोचोगे कि लेफ्ट साइड ये क्यों नहीं लिखा है? तो यहाँ पर देखो ये 2He3 है ना, तो यहाँ 2He3 ये, तो ये थर्ड इक्वेशन कितनी टाइम होती है? 2 टाइम, तो ये 2 बार, और इस तरफ का ये 2 बार, ये वाला और ये इक्वेशन 2 बार होती है, तो राइट साइड 2 टाइम, और ये तो एक ही बार होती है, लेकिन लेफ्ट साइड 2 टाइम है, तो 2 टाइम और 2 टाइम कैंसिल हो गया। तो देखो लेफ्ट साइड में बचा क्या? तो 1, ये 2 बार, ये 2 बार, ये 2 बार, 6 बार, 6 बार में से ये 2 बार गया, 4 बार, इलेक्ट्रॉन 2 बार, ये हो गया। अब आप सोचोगे कि सर अभी आपने ये नहीं लिखा है लेफ्ट साइड में 1H2, तो इस तरफ भी होगा 1H2, ये देखो, तो ये 2 बार और ये 2 बार, ये 2 बार और ये 2 बार। अब हो गया, देखो 1H1 का हो गया, ये इस तरफ इलेक्ट्रॉन का हो गया, लेफ्ट साइड हो गई। अब राइट साइड में अब देखो ये न्यूट्रिनो, पहले ये देख लेते हैं, चलो 2He4, ये तो एक ही टाइम होती है ना रिएक्शन, तो ये 2He4। उसके बाद ये तो
हाँ ये कैंसिल हो गया ना, यहाँ यहाँ टोटल 6 टाइम है, इसमें से 2 टाइम, ओके वो कैंसिल हो गया। अच्छा अब ये मैं यहाँ कैंसिल नहीं करता हूँ, नहीं तो आप सोचोगे कि यार इसका कैंसिल कहाँ पे किया। अदरवाइज ऐसा कर सकते हैं, ये 2 बार और ये 2 बार होता है, ये 2 बार और ये 2 हो गया, तो ये 2 बार और 2 बार, 2 बार और 2 बार 4 बार हो गया। चलो अब क्या लिखना है, ये तो हो गया न्यूट्रिनो। चलो न्यूट्रिनो कितनी बार, ये रिएक्शन 2 बार होती है तो 2 बार। एंटी न्यूट्रिनो ये 2 बार, ये 2 बार और ये 2 बार, तो टोटल 6 टाइम हो गया। और टोटल एनर्जी, अब देखो एनर्जी काउंट करते हैं, ये 2 बार 0.42 2 बार यानी 0.42 2 बार यानी 0.84। चलो ये 2 बार 1.02 2 बार तो 0.04, ये 2 बार तो 10.98, और ये तो एक ही बार है तो ये 12.86, ये सबका टोटल करो यही आएगा 26.7। ओके पीछे आएगा, लेकिन आगे का नंबर लेने की जरूरत नहीं है। देखो 4 + 4 8, 8 + 8 16, 16 + 6 16 + 6 22, कैरी 2, 8 + 2 10, 10 + 9 19, 19 + 8 27, 27 का 7, कैरी 2, पॉइंट की जगह पॉइंट 2 2 4 + 2 6 1 और 1 2, हो गया 26.72 यानी 7 मिलियन इलेक्ट्रो वोल्ट हो गया। 4 हाइड्रोजन एटॉम्स, ये वाला 4 हाइड्रोजन एटॉम्स सब मिलके क्या बनाता है, हीलियम। 4 हाइड्रोजन एटॉम्स कंबाइन टू फॉर्म 2He4 विथ रिलीज, और उसके साथ कितनी एनर्जी रिलीज करता है, 26.7 मिलियन इलेक्ट्रोवोल्ट। हाइड्रोजन देखो पहला हाइड्रोजन में से क्या बना, हीलियम, उसके बाद हीलियम में से कार्बन बनेगा। देखो हाइड्रोजन बिकम्स हीलियम एंड देन आफ्टर इट कन्वर्ट इनटू कार्बन। अब जब कार्बन बनेगा तब उसका जो स्टेट है उसको हम क्या बोलते हैं, एट दैट टाइम इट इज इन रेड जायंट स्टेट। ओके यानी स्टार का आखिरी पड़ाव, जैसे हम ओल्ड हो जाते हैं ना ओल्ड एज के, वैसे ही रेड जायंट स्टेट उसका लास्ट स्टेज हो जाता है। ओके तो मेरे तरफ से ये खास 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 थियरी तैयार रखना। ओके ये कैलकुलेशन रखता हूं, आप उसको देख सकते हैं। ओके तो अच्छी तरह से तैयार करना। तो यहाँ पर हमारी सभी थियरी खत्म हो गई। ओके तो नेक्स्ट लेक्चर में हम एग्जाम्पल और एक्सरसाइज के सम्स लेंगे। ओके और मैंने आगे जो बोला था, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और कमेंट आपको जरूर 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 करना है। ओके चलो नेक्स्ट पीरियड में मिलते हैं। ओके टाटा बाय सी यू।